2024 में, तो सबसे पहले अगर आपका टारगेट 2024 है तो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों उसके आगे आप 2025 में देना चाहते हैं या 2026 में, तो यूपीएससी क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ यूपीएससी। यूपीएससी आखिर है क्या जो इतना ज़्यादा पॉपुलर है। तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम है कि एग्ज़ाम्स लेना और जो यूथ है उसको एम्पावर करना, किसके लिए, कंट्री के लिए, ठीक है, और किस कंट्री के लिए, इंडिया, ठीक है। जो यूथ को ये एम्पावर करती है यूपीएससी, ये एक प्रोसेस के थ्रू करती है जिसका प्रोसेस जो है काफ़ी अलग और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस में ही क्या होता है, जो जैसे कि अलग अलग एग्ज़ाम्स लेती है, ये यूपीएससी नाम से ही लोग कहते हैं ना हम यूपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं। यूपीएससी मल्टीपल एग्ज़ाम्स लेती है अलग अलग बेसिस पे। जैसे कि यूपीएससी की फुल फॉर्म अगर हम जाने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। मतलब यूनियन पब्लिक मींस सेंटर लेवल पे जो बैठे हैं लोग, सेंट्री सेवाएं प्रदान करती है ये यूपीएससी। अब यूपीएससी नाम से ही आईएएस आईपीएस नहीं होता, यूपीएससी जो है सेवरल एग्ज़ाम्स लेती है, ठीक है। जैसे कि कई एग्ज़ाम्स में अगर आपने नाम सुना होगा तो यूपीएससी एनडीए का नाम सुना होगा, यूपीएससी सीएसई का नाम सुना होगा, जो हम कहते हैं ना आईएएस आईपीएस, वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होती है। कौन सा एग्ज़ाम्स होता है, सिविल सर्विसेज, ठीक है। यही जो यूनियन पब्लिक सर्विसेज है, ये इंजीनियरिंग का भी एक अलग स्पेसिफिक एग्ज़ाम लेती हैं। तो ये मल्टीपल एग्ज़ाम्स लेती हैं। जैसे कि आजकल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी का भी एग्ज़ाम्स होने लग गया है, ये सीडीएस का एग्ज़ाम लेती है, सीडीएस ओटीए, ठीक है, नेवी, ठीक है, मर्चेंट नेवी, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो यूपीएससी लेते हैं। तो आपको ये कहना ही टर्म गलत है कि हम यूपीएससी कर रहे हैं। यूपीएससी मतलब कि आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर रहे हैं, बड़ी जोकिंग बात हो गई है। यूपीएससी में अगर बात करी जाए सीएसई, तो हम किस पे बात करेंगे, सिविल सर्विसेज पे। सिविल सर्विसेज में आता है आपका आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विसेज वाला। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ समझ लिया कि व्हाट इज़ यूपीएससी। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि क्या करती है, एग्ज़ाम लेती है और यूथ को एम्पावर करती है उस एग्ज़ाम के बेसिस पे, किसके लिए, कंट्री के लिए। और ये कई अलग अलग एग्ज़ाम्स लेती हैं, जैसे कि आपका सीडीएस एनडीए सीएसई। तो हम बेसिकली बात करेंगे सीएसई के बारे में। और ये सीएसई क्या, तो ये है हमारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 और 2024 और 2025 के बारे में। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वाई इज़ इट हार्ड, क्यों ये हार्ड है, एग्ज़ाम जो है इतना हार्ड क्यों है। एग्ज़ाम इतना हार्ड क्यों है, क्योंकि आप बेसिकली अगर बात करें देखिए फॉर्म, अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स के फॉर्म के बारे में, ठीक है, तो प्रीलिम्स का फॉर्म जो है वो फैब में भरते हैं बच्चे। फैब में जब फॉर्म भरते हैं जैन फैब में, तो प्रीलिम्स के फॉर्म जो भरते हैं बच्चे, वो 5 लाख अप्रोक्स भरते हैं बच्चे फॉर्म। उल्टा ऊपर भरते हैं 5 to 9 8 ऐसे, ठीक है। तो हम 5 लैक्स मान के चल रहे हैं डाटा, 5 लैक्स फॉर्म भरते हैं एट प्रेजेंट मतलब पेपर देने जो आते हैं बच्चे, वो 1 to 2 लाख बच्चे पेपर में प्रेजेंट होते हैं। बट जो प्रीलिम्स है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो कि हम बात कर रहे हैं मेंस के लिए, ये कितने बच्चे छांट लेती हैं मेंस के लिए, कितने बच्चे छांटती हैं, 12 to 15,000 बच्चे,
ठीक है, 12 से 15 हज़ार बच्चे सेलेक्ट करती है मेंस के लिए, जो प्रीलिम से सेलेक्ट करके। अब देखिए आप, जिस मान लीजिए आप 1 लाख बच्चे एक एग्ज़ाम में बैठ रहे हो और 15 हज़ार बच्चे उस एग्ज़ाम से सिर्फ फ़िल्टर कर लिए जाते हैं, तो कितने कम बच्चे अनसेलेक्टेड हुए? 85 हज़ार बच्चे। अब ये 85 हज़ार बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये बच्चे दोबारा से प्रिपेयर करते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो कंपटीशन है वो कहाँ है? 15 हज़ार में, जो कि मेंस में है। फिर क्या होता है मेंस के बाद? फिर इंटरव्यू तक जाते हैं कुछ 3 हज़ार लगभग बच्चे, 2500 से 3 हज़ार के लगभग बच्चे। अब ये जो 3 हज़ार बच्चे हैं, अब सीट आपके पास है मिला जुला के 1,000, मान लो आप 1,000 के अराउंड। तो इसमें 1/3 बच्चे सेलेक्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, इसके लिए, सर्विसेज के लिए। और आप जो कहते हो ना कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस के लिए मैक्सिमम 80 से 100 सीट्स होती है, जो टॉपर्स ले जाते हैं हाईएस्ट रैंक वाले। मींस 1,000 में से 80 से 100 बच्चे जो होंगे वो होंगे सिर्फ आईएएस के लिए। तो आप ये देखिए कंपटीशन कितना टफ है। कंपटीशन टफ इस वजह से क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन है इस फील्ड में। जो जितने ज़्यादा लोग जिस फील्ड में जाएंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन जो ये 15,000 बच्चे बैठे ना मेंस के लिए, ये बच्चे सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जिसको आप कहते हो ना कि जिनका हो सकता है सिलेक्शन, वो बच्चे होते हैं ये 15,000। तो आप अगर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं और मेंस तक पहुंच जाते हैं, मींस आप भी एक सीरियस कैंडिडेट हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि जो प्रीलिम्स है वो बस एक टेस्ट करता है कि मेंस किसको लिखने देना है। क्योंकि मेंस के पेपर कौन चेक करते हैं? हाईली क्वालिफाइड टीचर प्रोफेसर चेक करते हैं। जो क्वालिफाइड प्रोफेसर्स होते हैं वो पेपर चेक करते हैं मेंस का। अब मेंस का पेपर चेक करना, सबका तो पेपर चेक नहीं करेंगे ना, इस वजह से प्रीलिम जो होता है एक एंट्रेंस होता है गेट ऑफ यूपीएससी सीएससी। ठीक है, सिविल सर्विसेज का डोर है जिसको ओपन करते ही आपको सीट मिल जाएगी, जिसमें आपको मेंस लिखना पड़ेगा पेपर, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। तो इस वजह से ये कॉम्पिटिटिव है। लेकिन अगर हम टेक्निकल बेसिस पे देखें तो टेक्निकल बेसिस पे क्या है, आपके पास 15,000 अराउंड एस्पिरेंट होते हैं जिनके बीच में आपका कंपटीशन होता है। तो आपको सोचने की बात है कि आपको 15,000 बच्चे के बीच में कॉम्पिटिट करना है, वो भी कौन? जो आपके कंपटीशन में बैठने लायक हैं। तो कंपटीशन तो है, बट वो भीड़ देख के नहीं है, ये रियल वाला कंपटीशन है। तो इस वजह से ये एग्ज़ाम हार्ड है, क्योंकि जो कंपटीशन होगा आपका वो आप ही के फील्ड के बच्चों के साथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, इसके बारे में एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, जो कि वीडियो आपको नेक्स्ट आ जाएगा। लेकिन हाउ टू नो अबाउट द रियलिटी, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, हाउ टू रियलिटी क्या है और मिथ्स क्या है। रियलिटी और मिथ्स, बहुत से जगहों पे मिथ्स और रियलिटी बना हुआ है। और यहाँ जो आप इस यूट्यूब की दुनिया में आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिथ्स और रियलिटीज़ को दूर रखा जाता है, मिथ्स को ज़्यादा बढ़ाया जाता है। सबसे पहली रियलिटी तो ये है कि जो यूपीएससी एग्ज़ाम है ये आपको एक सिलेबस देती है, और ये सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है। ठीक है, और डेप्थ होती है इस सिलेबस में। और जो जितने भी आप टॉपर्स को देख लो, वो सभी टॉपर्स क्या करते हैं, इन जो सिलेबस दिया हुआ है आपको, इस सिलेबस के बाहर जाने की वो कभी सोचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको एक सिलेबस दिया हुआ है, यूपीएससी ने लिखा हुआ है अपने सिलेबस में कि आपको जीएस वाले सब्जेक्ट्स में मास्टर्स की ज़रूरत नहीं है, बेसिक जनरल नॉलेज होना चाहिए। और बेसिक जनरल नॉलेज का मतलब है कि हर एक फील्ड में, हर एक ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसी थोड़े थोड़े नॉलेज के लिए
ये स्पेसिफिक लिख के देते हैं अपना सिलेबस। और सिलेबस के बाद POIQs अगर आप देखते हैं तो POIQs में सिलेबस ओरिएंटेड ही सब कुछ होता है। आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है यूपीएससी का। सिलेबस इसलिए बड़ा है क्योंकि उसको हर डायमेंशन को शो करना पड़ा है। अगर अगर हम GS1 की बात करें तो GS1 में आपको दे रखा है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। मीन्स इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसकी साइलेंट फीचर्स, ठीक है, उसके साइलेंट फीचर्स को आपको बताना है, आपको उसको पढ़ना है। कुछ जगहों पे कुछ पॉइंट्स में आपको ये भी दे रखा है साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की साइलेंट फीचर्स बताओ कि रॉकी माउंटेन्स किस तरीके से फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है। आपको अगर हम बात करें उसमें इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे हैं, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पॉवर्टी, हंगर इशू रिलेटेड टॉपिक्स पूछा गए हैं, डाटाज उनके पूछे गए हैं। मीन्स आपको जो टॉपिक गिवन होगा सिलेबस में उसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता है। सबसे बड़ा मिथ है ये कि आउट ऑफ द सिलेबस आ गया ये क्वेश्चन। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आता है कभी भी। अगर आउट ऑफ द सिलेबस आता ना तो आज यूपीएससी में टॉपर्स ये नहीं कह रहे होते कि सिलेबस और PYQs मत करो, आप ऐसा करो सारा पढ़ो। तब तो यूपीएससी 1 साल का नहीं होता, तब यूपीएससी 5 साल का होता। PhD वाले लोग करते से, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज तो उन्हीं को है, ज़्यादा वही पढ़ते हैं। लेकिन यूपीएससी तो 1 साल पढ़ के दे देता है अगले साल बच्चा। तो ये बना रखा है मिथ कि सिलेबस बहुत बड़ा वाइड है। सिलेबस वाइड नहीं है, सिलेबस ओरिएंटेड है अगर आप ध्यान से पढ़ें। सेकंड मिथ क्या है? सेकंड मिथ ये है कि यूपीएससी में जो आपको बुक लिस्ट दी जाती है वो एक सब्जेक्ट की 10 होती है या एक सब्जेक्ट की 5 होती है। एक सब्जेक्ट की NCERT भी करो, फिर एडवांस में 4-5 बुक्स करो, फिर ऑप्शनल्स में अलग बुक्स लो, 10-20 बुक्स लो। मीन्स कहा जाता है कि बुक लाइब्रेरी खोल लो। इस तरीके का मिथ भी होता है कि बुक्स इतनी ज़्यादा पढ़ी जाती है। अरे कुछ कुछ टॉपिक्स तो ऐसी है, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री की बात करें हम लोग। एंशियंट हिस्ट्री में जो GS1 है आपका, GS1 में आपको जो एंशियंट हिस्ट्री आता है वो सिर्फ आप NCERT की ओल्ड NCERT जो RS शर्मा वाली है वो अगर अच्छी तरीके से आप रीड कर लो ना 5 to 6 टाइम्स, आपको एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उससे। और एंशियंट हिस्ट्री की क्या करते हैं लोग, ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, कुछ नोट्स ले आते हैं अलग कोचिंग से, कुछ एडवांस बुक ले लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना होता इन चीज़ों को, क्योंकि बुक लिस्ट ज़्यादा नहीं है, टॉपिक वाइज है। कुछ टॉपिक आपको दूसरी बुक से ज़्यादा समझ में आएगा तो किसी बुक से कम आएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अपनी बुक लिस्ट शॉर्ट करना। तो यूपीएससी यही कहता है कि हम बुक लिस्ट बताते नहीं हैं, सही में बुक लिस्ट नहीं बताते यूपीएससी, क्योंकि टॉपिक आपको पढ़ना है। कुछ लोग कुछ बुक से पढ़ते हैं, कुछ लोग नोट से पढ़ते हैं। थर्ड जो मिथ है वो है कि यूपीएससी नहीं हुआ तो हम क्या करें। यूपीएससी नहीं हुआ, नॉट क्वालिफाइड, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं ऐसे कि बहुत से लोग भी ऐसे हैं कि 6 अटैम्प्ट्स दे के भी सिलेक्शन नहीं होता है। यार obvious सी बात है यार, इतना बड़ा कंपटीशन है इनसाइडली, 15,000 बच्चे मेंस लिखेंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1,000 का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये 14,000 बच्चे कहाँ जाएंगे, दोबारा लिखेंगे, फिर दोबारा आएंगे नए, दोबारा लिखेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे हो जाएंगे ना जो 6 अटैम्प्ट देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो बच्चे क्या करें। तो उनके लिए ये देखिए, ये रियलिटी है, ठीक है। आप इसको, इस एग्ज़ाम को ये मत सोच के लिखिए कि इस बार मैं सिलेक्शन ले, मेरा होगा ही होगा। होगा या नहीं होगा ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर यूपीएससी नहीं होता है तो स्टेट PCS होते हैं एग्ज़ाम्स, वो एग्ज़ाम्स आपको 100% क्वालिफाइड होगा। ये मैं ही नहीं कह रहा,
एक नहीं तो 2 बार में होता ही होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट पीसीएस निकालने के बाद यूपीएससी देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक बैकअप हो जाए। तो इसलिए आप यूपीएससी नहीं क्वालिफाइड होगा तो इसके बारे में बुरा मत सोचें, ठीक है। यूपीएससी कुछ बनाए ना बनाए, लेकिन एक ना गुड पर्सन ज़रूर बना देती है, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो डायनेमिक हो जाता है, ठीक है। और डायनेमिक और डायमेंशनल ओरिएंटेड जो बंदा होगा ना, उसको हर फील्ड में नॉलेज होगी। वो एक अच्छा सिटीजन बन सकता है। अगर किसी डिबेट में जा रहा है वो, तो हर एक ऑब्जेक्शन से बोल सकता है, पॉलिटिकल रीज़न से, सोशल रीज़न से, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से हिस्ट्री आती होगी, पॉलिटी आती होगी। वो यूपीएससी भले ही फेल्ड हो रहा हो, बट वो अलग तरीके से सर्विस कर सकता है। वो गांव में पंचायत के इलेक्शंस लड़ सकता है, एमएलए एमपी, एक अच्छा इंसान बन सकता है, टीचर बन सकता है बेहतरीन, ठीक है। तो उसको सुपर नॉलेज होती है। तो इसलिए तो कहते हैं यूपीएससी नहीं हुआ तो एक अच्छे सुपर ह्यूमन बन जाओगे आप, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये आता है आपका कि नेक्स्ट पॉइंट ये आता है आपका लास्ट क्वेश्चन कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो सेल्फ स्टडी क्या होता है। सेल्फ स्टडी आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, नीट जेई, ठीक है, एसएससी में इवन चले जाओ आप, तो इसमें भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है 6 से 8 घंटे। तो सेल्फ स्टडी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर सेल्फ स्टडी नहीं है आपके पास तो कोचिंग जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक तरीके से ऐसे लगोगे कि आप आ रहे हो बैठ के सत्संग सुन के जा रहे हो। तो सत्संग सुनने का काम नहीं है यहाँ पर। यहाँ है कि आपको अपने अंदर नॉलेज क्रिएट करना है, आपकी थिंकिंग ऑर्डर को जो है उसको इंक्रीज़ करना है, आपको अपने बेसिस पे कमेंट निकालना है, कमेंट बनाना है, ठीक है, कंक्लूज़न पे आना है। तो आप सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किसी भी टॉपिक के लिए। अब देखिए कोचिंग क्या करता है, तो इस पे भी हम एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे कि बेस्ट कोचिंग्स कौन कौन से हैं और कोचिंग क्या मदद करता है उस पर। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल ये जान के चलिए कि सेल्फ स्टडी अगर आप में नहीं है तो आप कोचिंग ज्वाइन करके भी आपको लाइफ क्वालिफाइड नहीं कर। और अगर सेल्फ स्टडी है तो इनिशियल सेल्फ स्टडी जो है 5 to 6 आवर्स की बनाइए, ठीक है। और हम बात करेंगे कि किस किस फील्ड में कैसे किस किस टॉपिक्स में कितना पढ़ना चाहिए, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास सेल्फ स्टडी है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कोचिंग ज़रूरी है या नहीं है। बट यहाँ पर अगर मैं आपसे कंक्लूज़न पूछा जाए तो कोचिंग आपको हेल्प कर देता है 60 to 65%, ठीक है। ये कोचिंग क्या करेगा, अगर आपके पास 10 बुक्स हैं, ठीक है, एक टॉपिक की, वैसे 10 होनी नहीं चाहिए, 10 बुक्स हैं, तो ये दो दो बुक्स में उस पूरे कंटेंट को, ठीक है, पूरे कंटेंट को फ़िल्टर करके आपको एक अच्छे वे में सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझा देगा, जिससे आप क्या कर पाओगे, आप अच्छे राइटिंग स्किल से क्वेश्चंस को लिख पाओगे, आंसर राइटिंग को लिख पाओगे। तो कोचिंग बेसिकली यही हेल्प करता है कि आपको जो अप्रोच आप लगाओगे 3 दिन बैठ के, कोचिंग वो 2 घंटे में आपको उससे ज़्यादा आपको बता देगा। तो कोचिंग का मतलब ये होता है कि आपको यूपीएससी ओरिएंटेड ही रखेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर्स मिलते हैं आपको, ठीक है। बाकी हम किसी एक वीडियो में बात करेंगे कोचिंग्स के बारे में, कौन कौन सी कोचिंग्स अच्छी होती है, ठीक है, क्या कोचिंग्स में फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। बाकी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जैसे जैसे चैनल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वीडियोज़ आती रहेंगी, टॉपिक्स भी समझेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू।